हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज जो आपके लिए टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो ये है कि रेड सी में इंडिया से यूरोप तक जाने वाली जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं उनको डैमेज कर दिया गया है, उनको काट दिया गया है, जिसकी वजह से इंडिया से यूरोप की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी वो अफेक्ट हुई है और उसकी स्पीड कम हुई है। अब तुम पूछोगे कि हमको क्या मतलब इससे, हो गया हमारा क्या, हमको तो यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो मान लो तुमको एक क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में जो कि हर साल यूपीएससी पूछता है कि न्यूज में कोई टर्म होगा तो उसको देके यूपीएससी अब भी आपसे पूछ लेता है कि ये जो टर्म्स है सीमी वी फोर और आईएमई वी रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर टू। अब तुमने अगर नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, और तुमको पता है तो तुम फट से लगा दोगे कि ये अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम्स है। और अगर तुमको नहीं पता तो तुम वहां ये सी में भी फोर सुन के तुम जैकलीन याद आएगी, तुम कोई यमी यमी करोगे वहां बैठ के। पहले देख लेते हैं टॉपिक। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स के लिए तो है ही जीएस टू में आईआर और इंटरनेशनल लॉ, जीएस थ्री में साइंस टेक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस फोर में एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी से ये टॉपिक आपका रिलेट करता है। तो चलो देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी a यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो बहुत सारी जो अंडर सी केबल्स हैं, ओके, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक इंटरनेट कनेक्शंस लेके जाती हैं, उनमें से दो जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, पर्टिकुलरली रेड सी के एरिया में इनको काट दिया गया है, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शंस जो है इंडिया और यूरोप के बीच में वो स्लो हो गया है। अब तुम पूछोगे अंडर सी केबल्स होती क्या है, तो ये एक्चुअल केबल होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, जिनको कि ओशियन में डाला जाता है, समुद्र में नीचे नीचे, और ये इंटरनेट आपका कनेक्ट करती हैं पूरी दुनिया में। इनको एक तरह से आप इंटरनेट का हाईवे कह सकते हो, जो कि ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक तरह से बैकबोन बनाता है। जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको दिखा देता हूँ कि ये होती कैसी है। तो ये जो येलो कलर की केबल है ना, ये जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया हुआ है, ये आपकी अंडर सी केबल है जिसको समुद्र में डाला जा रहा है। और ये यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, स्केल के लिए देख लो कि ये कितनी बड़ी होती है। सिमिलरली ये जो रेड कलर में ये भाई साहब हैं, ये जो केबल है ना, इसको रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी फोटो में ये तो लोग खड़े हुए हैं, और ये जो बंडल है जैसे अपना सड़क पे तारों का बंडल होता है ऐसा है, बट काफी बड़ा है। और ये यहाँ पे ये इस वायर को समुंदर में डाल रहे हैं। ओके, तो आगे कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इससे अफेक्ट हुई हैं। तो एयरटेल, रिलायंस जियो और टाटा कम्युनिकेशंस ने लेटेंसी नोटिस की है अपने नेटवर्क्स में। तो पूछोगे लेटेंसी क्या होती है, तो ये यूपीएससी के लिए भी एक की टर्म है आपका कि आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज लेटेंसी। लेटेंसी इसमें है, लेटेंसी मतलब एक कितना टाइम लगता है एक डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, उसको लेटेंसी कहा जाता है इंटरनेट की भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, तुम यूरोप में कोई वीडियो कॉल, मतलब इंडिया से यूरोप कोई वीडियो कॉल लगाते हो, तो अगर ज्यादा लेटेंसी होगी तो इसका मतलब है कि तुमको डिले महसूस होगा अपनी वीडियो कॉल में। वहां से बंदा बोल रहा है, तुमको देर से सुनाई देगा, तुम यहां से बोल रहे हो तो वहां देर से सुनाई देगा। तो एक लैग तुमको महसूस होगा। ओके, कट, ये जो केबल कट हुई है, इससे पहले मुंबई और यूरोप में जो लेटेंसी थी या जो टाइम लगता था डेटा पैकेट्स को ट्रेवल करने में, वो लगभग 110 से 150 मिली सेकेंड्स था। बट ये डैमेज होने के बाद ये 190 से 300 मिली सेकेंड तक बढ़ गया है, जो कि काफी नोटिसेबल है। ओके, अब मिली सेकेंड क्या होता है, अगेन पूछ सकते हैं। एक सेकेंड का 1,000वां भाग 1 मिली सेकेंड होता है, और इंटरनेट स्पीड को हम जनरली मिली सेकेंड्स में ही मेजर करते हैं लेटेंसी को। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी 8888 यानी गूगल को पिंग किया होगा, जो कि हम चेक करने के लिए करते हैं कि भाई इंटरनेट चल रहा है या नहीं। ठीक है, उकला पुकला तो अभी बाद में आया, पहले ऐसे ही चेक करते थे। तो देखो, तुम भेजते हो तो यहाँ पे 4 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, ये तुम्हारी लेटेंसी है कि कितनी देर में तुमको सामने से जवाब आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले ना हम देखते हैं कि ये अंडर सी केबल्स होती क्या है, कैसे बिछी हुई है। मैप दिखाता हूं तुमको प्रॉपर। तो ये है तुम्हारा सबमरीन केबल्स का मैप जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और ये ग्लोबली तुम देख सकते हो कि ये जो कलरफुल तुमको दिख रहे हैं ना, और इन पे नाम भी आ रहे हैं, ये सब अंडर सी केबल्स हैं। तो चलो हम इंडिया पे जूम इन करते हैं।
तो ये इंडिया है और यहाँ पे है हमारा मुंबई। और मुंबई से ये देखो, ये कितनी सारी वायर्स जो हैं, ये इधर रेड सी की तरफ जा रही हैं। ओके, तो चलो यहाँ जूम इन करते हैं। अब ये रेड सी है, रेड सी में से ये वायर्स आगे जाके और कैसे इंडिया और यूरोप को कनेक्ट कर रही है। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ से गई और ये इधर पूरे यूरोप में, अफ्रीका के इधर से भी जा रही है। इसका भी रोल हम पढ़ेंगे कि क्या है। ओके, ठीक, जैसे यहाँ से आई और इस तरह से। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डैमेज हुई है। तो यहाँ पे नाम है, ये फॉल्कन वायर है, ये आपकी मिडल ईस्ट। अब हम ढूंढेंगे, एक तो ये CME-V4 ये डैमेज हुई है, और दूसरी हुई है आपकी IME-VE, ये वाली, ये IME-WE, ये वाली जो दो हैं, ये आपकी डैमेज हुई हैं। और ये यहाँ पे यमन है, और यहाँ पे हमारे क्यूट क्यूट हूथी बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको डैमेज किया है। इसको आप भी देख सकते हो सबमरीन केबल मैप .com पे जाके। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो ये अंडर सी केबल कट्स हैं, ये हो क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम लोकेशन देखेंगे कि कौन सी लोकेशन पे हो रहे हैं। तो आपको रेड सी, तो बहुत सारी, जैसे मैंने दिखाया, इंटरनेट केबल्स रेड सी से जा रही हैं, जो कि इंडिया और यूरोप और वेस्ट एशिया को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है आपका ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक के लिए। अब यहाँ पे बैठे हैं हमारे अगेन क्यूट क्यूट हूथी। तो हूथी जो हैं वो आर्म्ड ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप हैं यमन में, और वहां पे खुद का सिविल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ऊपर से उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है पैलेस्टाइन की, गाजा की। तो वो वहां पे पंगे करते रहते हैं, और उसकी वजह से इन केबल्स को फिजिकली अटैक किया गया जानबूझ के, गलती से। आई डोंट नो, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि डैमेज हुई है। जिसकी वजह से ये डैमेज हुआ है। ये अटैक्स एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं कि आजू बाजू में वो कुछ पंगा कर रहे हो उसकी वजह से हो गया, या फिर ये इंटेंशनल सैबोटाज भी हो सकता है, जानबूझ के किया हुआ भी हो सकता है। तुम तो कहोगे कि यार, आप तो कह रहे हो कि केबल्स काट दिए हैं, बट हमारा इंटरनेट तो चल रहा है। ओके, तो इंडिया का इंटरनेट कंप्लीटली बंद क्यों नहीं हुआ डिस्पाइट ये जो केबल्स हैं ये कट गई हैं फिर भी? तो इसका रीजन ये है, जैसा मैंने आपको भी मैप में दिखाया, कि एक दो केबल्स ही नहीं है, बहुत सारी केबल्स एग्जिस्ट करती हैं जो समुद्र के नीचे से जा रही है। ओके, तो इसको इस तरह से सोचो कि तुमको दो जगह, एक से दूसरी जगह जाना है। ये तुम्हारा सोर्स है, डेस्टिनेशन है, तुमको यहाँ से यहाँ जाना है। तो इस रोड पे अगर एक्सीडेंट हो गया है तो तुम इधर वाला रास्ता भी ले सकते हो, इधर वाला रास्ता भी ले सकते हो, बट ये लंबा रास्ता है तो थोड़ा स्लो होगा। तो कंपनीज भी क्या करती हैं, जो डेटा कंपनीज, इंटरनेट कंपनी है, अपने ट्रैफिक को रीराउट कर देती हैं, यानी कि मेन रूट से भेजने की बजाय ये रीराउट कर देती हैं। तो जब केबल कट जाती है तो डेटा रुकता नहीं है, बल्कि वो दूसरे रास्ते से, दूसरी केबल से रीराउट करके भेज दिया जाता है। इससे होता क्या है कि जो अल्टरनेट केबल्स हैं उनका अपना भी ट्रैफिक है, उस पे एक्स्ट्रा ट्रैफिक और आ जाता है, तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए जो मैंने शुरू में बताया था, लेटेंसी है, जो टाइम है, वो बढ़ जाता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रैवल करने में, और इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, बट ये कंप्लीटली रुकता नहीं है। तो इमेजिन करो, मुंबई जो है, हमने देखा कि मुंबई मेजर हब है, वहीं पे आगे सारी की सारी केबल्स कन्वर्ज हो रही थी ना। तो मुंबई टू यूरोप 10 हाईवे एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से दो डैमेज हो गए हैं। तो कार यानी कि डेटा पैकेट अभी भी यूरोप पहुंच सकते हैं, और यूरोप से इंडिया आ सकते हैं बाकी 8 हाईवेज से। बट ये जर्नी जो है थोड़ा लंबा टाइम लेगी और थोड़ा स्लो होगा। ओके, इसलिए टाइम बढ़ जाता है। तो थोड़ा डीप में जानेंगे कि ऑल्टरनेट केबल्स जो हैं वो स्लो क्यों हैं, क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अफ्रीका के नीचे से या उधर से, अगर प्राइमरी केबल काट दी जाती है। लंबा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा है केबल्स की कैपेसिटी। अब वहां से 10 वायर्स जा रही हैं, उनमें से दो कट गई, तो उन दो का डेटा जो है वो बाकी 8 में से जाएगा। उन 8 का ऑलरेडी अपना डेटा है, उसमें से इन दो का लोड भी उस पर पड़ गया। तो उसकी वजह से इनकी बैंडविड्थ जो है वो कम हो गई है, तो इसलिए ट्रैफिक जो है वो कंजेशन यानी कि भीड़ की वजह से धीरे हो गया। तीसरा है थोड़ा टेक्निकल इश्यू के सिग्नल रिपीटिंग एंड राउटिंग। तो सबमरीन केबल्स जो है उनको हर 50 से 100 किलोमीटर पे रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं सिग्नल बूस्ट करने के लिए, क्योंकि तुम एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेज रहे हो तो टाइम के साथ वो कमजोर हो जाता है। तो बीच में एक मशीन लगती है जिसको हम रिपीटर कहते हैं, जो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर आगे भेजता है, एम्पलीफाई करके यानी बढ़ा के। तो अगर ऑल्टरनेट रूट को हम यूज करते हैं तो ऐसे ज्यादा रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है, और जिसकी वजह से डिले होता है। तो चौथा है अगेन नेटवर्क स्विचिंग एंड क्लाउड राउटिंग। तो डेटा जो है ऑफन वो क्लाउड प्रोवाइडर्स है और नेटवर्क स्विचेस के बीच में से पास होता है, तो उसको ज्यादा इस तरह के नेटवर्क स्विचेस और क्लाउड प्रोवाइडर्स के बीच में से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से लेटेंसी बढ़ती है। ऑब्वियसली यार, तुम अगर अपने नॉर्मल रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से भेजोगे जो कि एफिशिएंट नहीं होगा तो टाइम लगेगा। अब एक और क्वेश्चन है कि मुंबई इतना क्यों है इंडिया के इंटरनेशनल इंटरनेट के लिए? तो
हमने देखा था कि सारी केबल्स आके मुंबई पे कन्वर्ज हो रही थी, रिवर्स करके देख लो। तो मुंबई एक तरह से लैंडिंग हब है, जहाँ पे कि ज़्यादातर अंडर सी केबल्स जो हैं, वो यूरोप से आने वाली और वेस्ट एशिया से आने वाली, मुंबई में आके ज़मीन पे आती हैं। ओके, सो इसलिए मुंबई हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मुंबई को तुम एक सेंट्रल ट्रेन स्टेशन की तरह मान सकते हो, जहाँ से कि बहुत सब तरफ से इंटरनेट डेटा आके यहाँ पे कन्वर्ज करता है। ये केबल्स कट होने से कौन-कौन सी सर्विसेज़ जो हैं वो अफ़ेक्ट हुई हैं। तो इंटरनेट को क्लाउड सर्विसेज़ यूज़ करती हैं। क्लाउड सर्विसेज़ यानी कि बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं जो अपने डेटा को क्लाउड सर्वर्स पे डाल देते हैं यूरोप में या अदर कंट्रीज़ में। तो जब केबल्स कट हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम लगता है इस क्लाउड पे जो डेटा होता है उसको एक्सेस करने में, जिसकी वजह से इनकी सर्विसेज़ स्लो हो जाती हैं। ओके? दूसरा है आपकी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस। तो बैंक और स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो इंटरनेशनल डेटा नेटवर्क्स पे रिलाय करते हैं, अपनी पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए। तो अगर कनेक्शन स्लो होगा तो ये ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, पैसे का लेन-देन है, स्पेशली जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि स्विफ्ट है आपका, तो ये स्लो हो जाते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि आपके कॉर्पोरेट्स हैं, उनको वीडियो कॉल्स करनी होती हैं, ईमेल्स भेजनी होती हैं, लार्ज डेटा फाइल्स को ट्रांसफर करना होता है यूरोप वगैरह में, तो उनको भी डिले फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो इससे बिज़नेस एफिशिएंसी, डेडलाइन्स एटसेट्रा जो हैं वो आपकी अफ़ेक्ट हो रही हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो इसकी इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज़ करता है कि अंडर सी केबल्स जो हैं वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंडिया का जो इंटरनेट ट्रैफ़िक है, इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफ़िक जो है, वो हेवीली इन अंडर सी केबल्स पे डिपेंड करता है, स्पेशली मुंबई जैसे लैंडिंग हब्स पे। तो अब जब इनको डैमेज या सैबोटाज किया जाता है केबल्स को, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन, बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑपरेशंस, डिफेंस नेटवर्क ये डिसरप्ट हो सकते हैं। दूसरा है साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं कि अगर केबल या इनसे रिलेटेड नेटवर्क सिस्टम को हैकर्स या ऐसे फॉरेन एडवर्सरीज़, दुश्मनों द्वारा या प्रॉक्सी ग्रुप्स, टेररिस्ट ग्रुप द्वारा टारगेट किया जाता है, तो इंडिया का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तीसरा है जियोपॉलिटिकल एंड रीजनल थ्रेट्स। तो रेड सी में और मिडल ईस्ट में जनरली इंस्टेबिलिटी रहती है और केबल्स यहाँ पे डैमेज होती रहती हैं। ओके, जैसे अभी हुथी अटैक्स में हुई है। तो इस रूट पे इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो एक वल्नरेबिलिटी को शो करती है, जो कि एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल शॉक्स पे डिपेंड रहता है और इससे इनडायरेक्टली इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अफेक्ट होती है। अब इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि अगर इंटरनेट स्लो या डिसरप्टेड मतलब बार-बार रुकता है, तो ये हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा। बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, ई-कॉमर्स, आईटी एक्सपोर्ट्स ये सब डिले होते हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स यानी कि वर्कर तो यहाँ हैं बट वो काम यूएसए का कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट से हाई स्पीड इंटरनेट से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं, तो वो भी अफेक्ट होता है। पब्लिक सर्विसेज भी अफेक्ट होंगी, जैसे ऑनलाइन हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट पोर्टल्स एटसेट्रा। अब उसके अलावा इसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि इंडिया को रिडंडेंसी मतलब एक पाथ फेल हो जाए तो दूसरा पाथ जो बैकअप है, उसकी और कंटिंजेंसी प्लान्स यानी इमरजेंसी प्लान्स की ज़रूरत है। इंडिया के पास ऑलरेडी मल्टीपल केबल्स हैं, बट अगर कट लगता है 1-2 केबल्स में तो लेटेंसी अभी भी बढ़ती है। इससे इम्पोर्टेंस शो होती है कि हमको किस तरह से रेज़िलिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाने की ज़रूरत है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है जो तुमसे यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन-कौन सी इंटरनेशनल ग्लोबल कन्वेंशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी इन केबल्स से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले है आपकी 1884 की एक कन्वेंशन है जिसको पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सबमरीन टेलीग्राफ केबल्स कहते हैं। तो इसका अब तुम कहोगे 1884 में कौन सा इंटरनेट होता था भाई? इंटरनेट नहीं होता था बट उस टाइम पे टेलीग्राफ होता था और उसके लिए भी केबल्स बिछाई गई थी समुद्र में। तो इसका पर्पस है कि ये मतलब पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो अंडर सी केबल्स को प्रोटेक्ट करती है। और इसके पार्टी स्टेट्स 36 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको साइन किया हुआ है, स्टेट्स मतलब कंट्रीज, जिसमें इंपॉर्टेंट है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा। अब आर्टिकल्स तुमको याद करने की जरूरत नहीं है इसके प्रोविजंस में, जस्ट मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर कोई जानबूझ के सबमरीन केबल को डैमेज करता है। अगर कोई केबल ऑनर यानी जो बंदा केबल बिछा रहा है वो किसी दूसरे की केबल को डैमेज कर देता है अपनी खुद की केबल को बिछाते हुए या रिपेयर करते हुए, तो उसको रिपेयर के पैसे देने पड़ेंगे। अब अगर कोई शिप है, ठीक है, जो समुद्र में ट्रेवल कर रहा है और अगर वो अपना एंकर या अपना मछली पकड़ने का जाल सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो केबल को प्रोटेक्ट कर सके, मान लो उसने ऐसे एंकर डाला हुआ है समुद्र में और वो उसकी वजह से केबल डैमेज होती है, अगर वो उसको ऊपर उठाता है तो उस एंकर को समुद्र में ही छोड़ देता है, तो वो उसका कंपनसेशन ले सकता है केबल ऑनर से। बहुत सॉलिड ट्रीटी है। और नेक्स्ट है इसमें कि वॉरशिप ऑफिसर यानी नेवल ऑफिसर्स जो हैं वो समुंदर में जाने वाले शिप्स को
चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जिन पे ये सस्पिशन है कि इन्होंने केबल्स को डैमेज किया है, और उस शिप के जो फ्लैग स्टेट है, यानी कि जहां का वो शिप है, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं फर्दर एक्शन के लिए। ओके, तो ये पहली ट्रीटी थी। उसका सिग्निफिकेंस था कि इसने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टेब्लिश करी थी केबल के प्रोटेक्शन के लिए, जो कि बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स हैं, यानी कि हाई सीज में, खुले समुद्र में जो केबल है, वहां पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। अब इसी से बाद में बाकी कन्वेंशंस बनी, जो कि हैं जिनेवा कन्वेंशन 1958 की, और अनक्लोस जो हमारा लॉ है 1982 का। तो हम पहले देखेंगे कि जिनेवा की जो कन्वेंशंस हैं, एक तो है हाई सीज कन्वेंशन और दूसरी है कॉन्टिनेंटल सेल्फ कन्वेंशन, जो कि दोनों 1958 की हैं। तो ये दोनों पिछली जो पेरिस कन्वेंशन थी उसके ऊपर बिल्ड हुई हैं। तो अब देखते हैं, तो हाई सीज कन्वेंशंस जो है वो कहती है कि हाई सी जो है, यानी कि खुले समुद्र जो है, वो ओपन है सभी कंट्रीज के लिए, और सब उसमें अपनी सबमरीन केबल्स डाल सकते हैं। लॉजिकल सी बात है। और बट इन कंट्रीज को कंसिडर करना होगा कि बाकी देशों के इंटरेस्ट वाइल लेइंग केबल्स, यानी कि ये नहीं है कि तुम अपनी केबल डाल रहे हो तो दूसरे की काट दो, जैसे अपने लोकल इंटरनेट वाले करते हैं ना, कि अपनी केबल डालेगा तो दूसरे की काट जाएगा। ऐसा नहीं करना है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो ट्रीट इसमें कन्वेंशन है, वो प्रोवाइड मतलब प्रोविजन है उसका कि वो कंट्रीज जिन जो कोस्टल कंट्रीज, जो समुद्र के किनारे पे जो कंट्रीज हैं, वो दूसरे कंट्रीज को रोक नहीं सकते अपनी केबल्स डालने से। ये इसका दूसरा। अब इसके भी पार्टी स्टेट्स वही हैं, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एटसेट्रा, और इसकी सिग्निफिकेंस आप समझ ही गए हो। फिर आती है हमारी मेजर अनक्लोज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन लॉ ऑफ सीज। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे यूपीएससी प्री में ऑलरेडी 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन सीधा सीधा इसके प्रोविजन से था, बहुत सिंपल था। With reference to unclause, consider the following statements. Coastal state has right to establish the breadth of its territorial, ये 3 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, और इनका ये आंसर था। तो अब हु इज टू से कि भाई ये दोबारा से, क्योंकि ये आप केबल्स कटी हैं इंडिया की, तो सेम अनक्लॉज पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, सो ध्यान से पढ़ लो। तो ये जो अनक्लॉज ट्रीटी है, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशंस की है, तो ये जो पिछली जो कन्वेंशंस है उनके प्रोविजंस को स्ट्रेंथन करती है रिगार्डिंग सबमरीन केबल्स, और क्लैरिटी भी प्रोवाइड करती है। पहले तो आप देख लो कि प्रोविजंस में होता क्या है। ओके, तो इसके अंडर, अनक्लॉज के अंडर, ये आपका कंट्री है, और कंट्री में यहां से शुरू होके 12 नॉटिकल माइल तक है आपका टेरिटोरियल सी। यहां से शुरू होके देन 24 नॉटिकल माइल्स तक ये जो पार्ट है ना, ये है आपका कॉन्टिगुअस जोन। एंड देन उससे आगे है आपका, यहां तक ये जो पार्ट है 200 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ स्टार्टिंग बेस लाइन से, ये है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इससे आगे जो है ये है हाई सीज, यानी कि ओपन सीज, जिसपे किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं कि अनक्लॉज ट्रीटी के प्रोविजंस क्या कहते हैं। ओके, तो टेरिटोरियल सी जो कि 12 नॉटिकल माइल्स है कोस्ट तक, तो यहाँ पे जिस कंट्री का वो किनारा है समुंदर का, उसकी सोवरेनिटी है, वो उसके अंडर है। वो लॉज बना सकते हैं, इनोसेंट पैसेज ऑफ शिप्स, यानी कि नेवल शिप्स नहीं, नॉर्मल शिप्स के पैसेज के लिए कानून बना सकते हैं, और सबमरीन केबल्स की प्रोटेक्शन के लिए भी वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। आर्टिकल, ये आपको आर्टिकल्स याद नहीं रखने। ओके, इसके फिर कॉन्टिगुअस जोन, तो यहाँ पे भी वो अपने लॉज को इन्फोर्स कर सकते हैं, ताकि कस्टम, टैक्सेशन, इमिग्रेशन एटसेट्रा की वायलेशन ना हो, पॉल्यूशन रेगुलेशंस की वायलेशन ना हो। और केबल लेइंग यहाँ पे जनरली अलाउड होता है, बट कोस्टल स्टेट्स जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं सी बेड सेफ्टी के लिए। फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और यहाँ पे सभी देशों को फ्रीडम होती है अपनी सबमरीन केबल्स डालने की। जिनके अंडर ये ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो कंट्रीज यहाँ पे थोड़े रीजनेबल मेजर्स ले सकते हैं, बट रोक नहीं सकते। सिमिलरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, वहां पे भी केबल लेइंग की फ्रीडम है, और जो इसको की अनक्लोज प्रोटेक्ट करता है। बट यहाँ भी जो कोस्टल स्टेट है जिसकी वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वो रीजनेबल कंडीशंस लगा सकते हैं, ताकि उसके रिसोर्सेज के साथ कोई फालतू छेड़छाड़ ना हो। और हाई सीज तो सबके लिए ओपन है। अब यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो क्रिमिनलाइज भी कर सकते हैं अगर कोई जानबूझ के डैमेज करता है केबल्स को, और अगर कोई डैमेज करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। इस तरह के यहाँ पे प्रोविजंस है। उसके अलावा आपकी है कि इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमिटी, जो कि एक एनजीओ है, यानी कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इसका मेन गोल है आपकी सबमरीन केबल्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, जो कि इंटरनेट, टेलीफोन या डेटा ट्रैफिक अक्रॉस कंट्रीज लेके जाती हैं। इसके मेंबर कंट्रीज में, सॉरी, इसके मेंबर्स में होते हैं आपके टेलीकॉम कंपनीज, ओके, जो कि केबल्स को ऑपरेट करती हैं, केबल ओनर्स, यानी कि वो कंपनीज जो केबल बिछाती हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। और इसका काम होता है कि ये गाइडलाइंस देती है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि केबल्स वगैरह डैमेज ना हो शिपिंग में, फिशिंग में, सी बेड कंस्ट्रक्शन में। दूसरा, ये गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है ताकि केबल्स को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सके। अथॉरिटीज को अलर्ट करती है
कोई भी हैजर्ड या रिस्क होता है केबल्स को उसके रिगार्डिंग, और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी ये सेट करने में हेल्प करती है जिससे केबल्स को सेफली बिछाया जा सके, उनको मेंटेन और रिपेयर किया जा सके। फिर है एक और इंपॉर्टेंट बॉडी आपकी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि यूएन का पार्ट है, याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस की। तो ये काम क्या करती है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को कोऑर्डिनेट करती है ताकि कंट्रीज और कंपनीज जो हैं वो अपने नेटवर्क्स को सीमलेसली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि इस कंट्री में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें कुछ, और आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सबमरीन केबल्स में इसका क्या रोल है? तो टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करती है, रूल सेट करती है कि किस तरह से सबमरीन केबल्स जो हैं वो बिल्ड की जानी चाहिए, ऑपरेट की जानी चाहिए और रिपेयर की जानी चाहिए। कंपैटिबिलिटी भी इंश्योर करती है अलग-अलग नेटवर्क्स के बीच में ताकि डेटा फ्लो हो सके स्मूथली, और गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है सेफ्टी और प्रोटेक्शन, यानी कि ताकि आपकी केबल्स का डैमेज जो है वो अवॉइड हो सके शिप से, फिशिंग से, सीबैड एक्टिविटीज से, और मेंटेन हो सके एक रिलायबल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। और ये इंश्योर करती है कि जो सबमरीन केबल्स है ना वो एक स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करे ताकि इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन ग्लोबली विदाउट एनी इंटरप्शन फ्लो कर सके। तो अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडिया रिलाइज ऑन मल्टीपल अंडरसी केबल्स फॉर इंटरनेट एंड ट्रेड, एंड आईटीयू जो है उसके स्टैंडर्ड्स हेल्प करते हैं इंडिया को मेंटेन करने में एक सिक्योर, एफिशिएंट एंड इंटरनेशनली कंपैटिबल नेटवर्क, जिससे कि रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं एक्सीडेंट्स और डिसरप्शंस के। ओके, अब इसमें मैंने आपको दिए हैं कुछ मेंस के क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे, और इसी में एथिक्स के क्वेश्चंस भी हैं, और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा चैनल है टेलीग्राम पे जिसका ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं या ये नाम लिख के सर्च कर सकते हैं द अंडरडॉग्स आचार्य, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। सो यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।